साथियों, आज केंद्र सरकार का बजट सामने आया और इस कोरोना काल में हम सब उम्मीद करते थे कि बजट हर साल आता है, लेकिन इस साल का बजट विशेष था क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला बजट था और देशवासी उम्मीद करते थे कि इस बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे आम आदमी को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन इस पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदया ने जिन बातों को रेखांकित किया उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और दूरगामी योजना बनाना, फंड बनाना, रिसर्च करने की बात करी, लेकिन मध्यम वर्ग को और गरीब लोगों को, खासकर बेरोजगारों को कुछ हाथ नहीं लगा। अब 75 साल से जो ज़्यादा लोग उम्र में हैं उनको राहत दी है। क्या राहत है कि आप इनकम टैक्स मत भरिएगा, लेकिन उनके कोई टैक्स स्लैब में बदलाव या उनको अतिरिक्त धनराशि या कोई पेंशन ऐसा कुछ नहीं है। एक राहत दिए कि आप इनकम टैक्स मत भरिए। ये कैसी राहत है भाई? और जो मध्यम वर्ग है इस कोरोना काल में देखो, उद्योग बंद रहे, कारखाने बंद रहे, दुकानें बंद रहीं, सब बिजनेस ठप रहे, सिर्फ कृषि क्षेत्र ठप नहीं रहा। किसान ने खेती करना नहीं छोड़ा, तभी आज हमारे भंडार भरे हुए अनाज से। उस किसान ने जिसने लॉकडाउन और महामारी के टाइम पर भी अपना काम करना नहीं छोड़ा, खून पसीना बहाकर अनाज पैदा किया, उस किसान के लिए सरकार ने क्या किया है? उसके खिलाफ कानून बना दिए, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं और बजट में उसके आंकड़े को कम कर दिया जो बजट स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इसलिए मध्यम वर्ग को तो सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा है क्योंकि उनको कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं मिला। टैक्स स्लैब उतने ही रहे। कोई अभी एक भाजपा के साथी बोल रहे थे कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। मैंने कहा बहुत बड़ा उपकार है आपका कि हम टैक्स नहीं बढ़ाया। लोगों की छटनी हो रही है, नौकरी छूट रही हैं और जिस नरेगा को धुतकारते थे उस नरेगा के कारण बहुत से लोगों के पेट पले हैं इस देश और प्रदेश के अंदर। तो ये सारी बातें जनता देख रही है, कैसे स्टैंड बदला है। या तो स्टेट गवर्नमेंट के शेयर बढ़ें या हमारी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उसके लिए कुछ पैसा आवंटन हो। हमारा तो राज्य सरकार का 18,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर। इस कोरोना काल में भी उन्होंने हमारा पेमेंट पूरा नहीं किया, ये बोल के कि पैसे हमारे पास नहीं है। तो स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उसको तो बिल्कुल नकार दिया गया है। जैसे मैंने कहा ना, उनका ध्यान सिर्फ उन राज्यों पे है जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहीं पर रोड बन रही है, वहीं का घोषणा हो रही है। और राजस्थान का तो उन्होंने पूरी तरह इग्नोर किया है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि सारे ही जो लोकसभा के सांसद हमारे हैं वो रूलिंग पार्टी के हैं, फिर भी राजस्थान को पूरा इग्नोर किया गया है। रेल परियोजनाओं को ठप कर दिया है। हमारी टोंक रेल, हमारी बांसवाड़ा वाली रेल, जिसमें हमने पहले एग्रीमेंट किया हुआ था, कई सालों से वो लटका हुआ है और इतने सारे सांसद होने के बावजूद भी वो ना तो रेल मंत्री जी पे ना वित्त मंत्री जी पे प्रभाव का इस्तेमाल कर पाए और राजस्थान को बजट से लगभग शून्य मिला है। मुझे लगता नहीं कि कोई राजस्थान के संदर्भ में इस बजट में कहीं कोई ऐसी सकारात्मक घोषणा सरकार ने करी है। मैंने कहा ना, वो हर चीज़ में, डिफेंस में भी ऐसा ही है, इंश्योरेंस में भी ऐसा ही है। तो जो पहले इनके संगठन होते थे ना, वो स्वदेशी जागरण मंच और वो सब लोग चलाते थे, आज सब वो लोग कहाँ हैं? इसलिए सरकार ने पूरा यू टर्न लिया है। लेकिन मुद्दा ये कि इस संकट की घड़ी में अगर आम नागरिक के साथ आप नहीं खड़े हैं तो दिखलाता है कि आपको चिंता नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, वोट लेने हैं। लेकिन जब काम करने का समय आता है तो आप लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता के हित के लिए आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, क्योंकि यह चुनाव नहीं है 3 साल के लिए। जहाँ चुनाव में जिक्र हो रहा है, केरल का जिक्र है, तमिलनाडु का जिक्र है, पश्चिम बंगाल का जिक्र है, लेकिन राजस्थान में तो ईस्टर्न कैनाल की परियोजना, जिसको खुद माननीय प्रधानमंत्री आके यहाँ भाषण दे के गए थे, घोषणा करी थी, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, तो जनता तो वही है ना, राज बदला है। तो पूर्वी राजस्थान के लोग उम्मीद करते हैं कि ये 35,000 करोड़ की इसको एक राष्ट्रीय योजना घोषित करें। मैंने खुद चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि इसको प्राथमिकता पर लें, इस योजना को।